नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टाउन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड और हमारे पूरे इतिहास से रिलेटेड। दोस्तों ये जो हिस्ट्री होने वाली है, ये मैं आपको संपूर्ण इतिहास समझाने वाला हूं दोस्तों। हमारा पाषाण काल से लेकर और 1947 तक का इतिहास दोस्तों, हम अपनी आने वाली सीरीज़ में जो पूरी भारतीय इतिहास है, जो हम पुरातन इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत का इतिहास हो और चाहे वो दोस्तों नवीन भारत का इतिहास हो, हम पूरे के पूरे इतिहास के टॉपिक्स को इसमें दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी दबा लें दोस्तों, ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस जो भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो जाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम कि हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है या हमारी जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है उसकी टाइमलाइन क्या है, कैसे हम हिस्ट्री को पढ़ें ताकि हमारे माइंड में एज ए स्टोरी की तरह वो याद रहे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर कैसे उद्भव हुआ भारत का दोस्तों। यदि मैं बात करूं दोस्तों सबसे पहले इंडिया की, तो दोस्तों ये आप सब इंडिया का मैप देख रहे हैं। मैंने एक नॉर्मल सा मैप बनाया है आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कैसे हम इंडियन हिस्ट्री को पूरा का पूरा समझने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा पड़ रहा है दिल्ली, ये हमारा है दिल्ली दोस्तों जब हिंदुस्तान की शुरुआत या हिंदुस्तान के जब हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जब बसा, तो सबसे पहले हिंदुस्तान ऐसा माना जाता है कि वैदिक लोगों ने बसाया। लेकिन उससे भी पहले कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में जो सबसे पहले बसावट की शुरुआत की थी वो द्रविड़ लोगों ने की थी। द्रविड़ लोग यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को द्रविड़ लोग माना जाता था दोस्तों। इसके बाद में वैदिक सभ्यता मानी गई है दोस्तों। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता है दोस्तों वो ग्रामीण सभ्यता थी। हम इसके ऊपर पूरी परिचर्चा करेंगे दोस्तों। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं आगे। ये पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन है दोस्तों। अब जो वैदिक सभ्यता थी, कुछ इतिहासकार इस बारे में कंफ्यूज हैं कि अगर वैदिक सभ्यता पहले आई थी तो फिर लोग नगरों से ग्रामीण कैसे हो गए, यानी वो नगरों में रहते ग्रामीण परिवेश में कैसे रहने लग गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पहले नगरों में रहें और बाद में पहले वो नगरों में थे और उसके बाद में वो चेंज हो गए। तो ऐसा नहीं था। उन लोगों ने ये माना कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे या द्रविड़ लोग थे, उन्होंने भारत की एक तरह से नींव रखी। भारत में जो स्टार्टिंग सभ्यता बनी वो सिंधु घाटी सभ्यता बनी, और उसके बाद में जो बसावट शुरू हुई है वो वैदिक सभ्यता की शुरू हुई है दोस्तों। उसके बाद यदि मैं बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है पाषाण काल। दोस्तों मैं मैप पे अभी वापस लौटूंगा क्योंकि हमारे को इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले हमारा आता है पाषाण काल दोस्तों। क्या आता है? पाषाण काल दोस्तों। जी हाँ, 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व। दोस्तों पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्यम पाषाण काल या नव पाषाण काल दोस्तों। पूरा पाषाण काल 10 लाख साल से 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व। फिर उसके बाद मध्यम पाषाण काल 2 लाख से लगभग 10,000 के आसपास में सर दोस्तों। और नव पाषाण काल है वो 10,000 से लेकर लगभग 4,000 वर्ष ईसा पूर्व दोस्तों। मैंने वहाँ पे इसको मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी इसके ऊपर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि जो हमारा मेघालय रेंज है वो इसी टाइम पीरियड की मानी जाती है दोस्तों, पाषाण काल की मानी जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नव पाषाण काल है वो 4,000 वर्ष ईसा पूर्व तक फैला हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों हम थोड़ी सी और परिचर्चा करते हैं हमारे मैप के ऊपर दोस्तों, जो मैंने भी आपको बात। उसके बाद दोस्तों हम परिचर्चा करते हैं कि पाषाण काल के अंदर दोस्तों, यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो पाषाण काल के जो भारत के अंदर सबसे पहले अवशेष पाए गए हैं वो पाए गए हैं भीमबेटका। कहाँ पर पाए गए हैं दोस्तों? भीमबेटका के अंदर पाए गए हैं। भीमबेटका, ये भीमबेटका दोस्तों जो जगह पड़ती है हमारी भीमबेटका, ये जो स्थान है ये भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो सबसे पहले भारत के अंदर जो पाषाण काल के अवशेष मिले हैं वो इसी भीमबेटका के अंदर मिले हैं दोस्तों। इसी तरह से यदि मैं मध्य पाषाण काल की बात करूं तो मध्य पाषाण काल के अंदर तो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ जगह है, और उसी तरह से राजस्थान की बागोर भीलवाड़ा की जो जगह है दोस्तों, ये बागोर जो भीलवाड़ा है, इन दोनों जगहों पर हमें क्या मिले हैं? मध्यम पाषाण काल के अवशेष दोस्तों देखने को मिले हैं। और जो नव पाषाण काल के अवशेष हैं वो हमें यहाँ पर इस जगह उत्तर प्रदेश के अंदर टोंस नदी घाटी है दोस्तों। इस टोंस नदी घाटी के अंदर हमें क्या है
कि जो नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो देखने को मिले हैं। दोस्तों इनके ऊपर मैं पूरी परिचर्चा नहीं करूंगा, आपको एक एक टॉपिक के बारे में आगे पूरे इतिहास के अंदर मैं विस्तार से समझाने वाला हूं कि कैसे हमारे पाषाण काल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली हैं, कौन कौन से हमारे ऐसे स्थान हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी लेवल के लिए या अलग जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, तो उन परीक्षाओं में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, खास करके पटवारी के लिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हम परिचर्चा करते हैं पाषाण काल के बाद आती है दोस्तों हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों वैसे तो आपको टाइम पीरियड अलग अलग देखने को मिलेंगे, जैसे 2500 से 1500 ईसा पूर्व भी इसका टाइम पीरियड मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों इसका टाइम पीरियड कुछ बुक्स में आपको 3250 से 2750 ईसा पूर्व भी मिलेगा, लेकिन वो जॉन मार्शल ने बताया दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है वो इसका 2500 से 1500 ईसा पूर्व है दोस्तों। लेकिन यदि हम 2500 और 1500 की एवरेज निकालें तो हमारे को 2250 से 1750 टाइम पीरियड मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि 2250 से 1750 के बीच में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये सबसे ज़्यादा पनपी। क्या पनपी? सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता 2250 से 1750 के बीच में पनपी। दोस्तों यदि मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूँ मैप के ऊपर कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तृत थी, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो यहाँ से सुत कागेदोर बलूचिस्तान से लेकर आलमगीर यूपी तक लेकर इधर ऊपर माडा जम्मू कश्मीर से लेकर दहमाबाद महाराष्ट्र तक। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये जो भारतीय भूभाग था उस टाइम में ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। ये हमारा टाइम पीरियड है और ये लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का दोस्तों इलाका था ये सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ पर है सुत कागेदोर बलूचिस्तान, माडा जम्मू कश्मीर, आलमगीर यूपी और इधर दायमाबाद महाराष्ट्र। तो ये पूरा का पूरा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इस तरह से विस्तृत था दोस्तों। बाकी हम इसके ऊपर पूरी परिचर्चा हमारे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे दोस्तों कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारी इंडियन टाइमलाइन कैसे चलती है और हमें इतिहास को कैसे पढ़ना है ताकि हम उसे आसानी से याद रख सकें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है वैदिक काल। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है वैदिक काल जिसे हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैसे तो दोस्तों वैदिक काल है वो पूरा का पूरा 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में है, लेकिन 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल है और 1000 से 600 ईसा पूर्व जो दोस्तों वो है उत्तर वैदिक काल। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक बात समझा दूं कि बहुत सारे बच्चे हैं उनको ये नहीं ध्यान कि हमारी ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या डिफरेंस बनता है और कैसे हम इसको नाप सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको उसके ऊपर ओवरव्यू देना चाहूँगा कि कैसे हम इनको नाप सकते हैं एज ए हिस्ट्री के तौर पर। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक हमने लाइन खींची है, इस साइड बीच में है 0, इस साइड है प्लस और इस साइड है दोस्तों माइनस। दोस्तों हम सब मैथमेटिक्स अच्छी तरह से पढ़ी है हमने और हम लोग ग्राफ को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस साइड माइनस है और इस साइड प्लस है। दोस्तों अब हमारा जैसे इस टाइम अभी चल रहा है 2020। दोस्तों ये जो 2020 के साल इधर चल रहे हैं, 0 से इधर चल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ईस्वी सन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईस्वी सन। और जो 0 के इस साइड पीछे चल रहे हैं इसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। दोस्तों ये 0 का जो पैमाना है ये ईसा मसीह के जन्म माह के हिसाब से और जन्म जो उनका साल था उसी के हिसाब से इस पैमाने को सेट किया गया है। लेकिन जब बाद में गणना हुई थी, फ्यूचर जो इतिहासकार थे उन्होंने जब इसकी गणना की तो पता चला कि इसका इतिहास जो जन्म वर्ष है वो 4 साल पीछे निकला। लेकिन उन्होंने इस जो कैलेंडर को यथावत रखा, उन्होंने इसमें चेंज नहीं किया था। तो दोस्तों अब देखिए जैसे 2020 है, अब हमने सबसे पहले पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो यहाँ पर 2250 माइनस में 0 से पीछे है, ईसा पूर्व है। तो 2250 ईसा पूर्व की बात हो रही है दोस्तों। तो यदि मैं कहूँ कि आज से कितने साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ था या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार या शुरुआत हुई थी, तो 2020 तो दोस्तों ये हो गए 0 के बाद वाले, और इसके पीछे 0 से पीछे 2250 साल हैं। तो टोटल मैं बोलूं तो कितने साल हो गए? 2020 और 2250, तो टोटल कितने हो गए? 4270 साल। यदि आपसे कोई पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता आज के टाइम से कितने साल पहले अस्तित्व में आई थी, तो टोटल कितने साल हो गए? 4270 साल। उसी तरह से दोस्तों यदि मैं आपको बात करूं कि उसके बाद में
जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में ऋग्वेदिक काल है, तो अभी हमने देखा कि 1500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो अभी कितना चल रहा है 2020, तो 2020 जीरो से इधर 2020 तो प्लस करने ही करने हैं, जीरो के पीछे हम भी जा रहे हैं 1500 साल और, तो 2020 और हो गए, तो कितना हो गया 3520 साल पहले हमारे देश में क्या हुआ था, ऋग्वेदिक काल अस्तित्व में आया है, उसकी शुरुआत हुई। तो चलिए दोस्तों अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक काल के अंदर मेनली वेद लिखे गए थे दोस्तों। मैं आपको पूरी परिचर्चा अच्छी तरह से करूंगा ऋग्वेदिक काल में क्या कुछ हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हमारे को उसको समझना है। अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो ऋग्वेदिक काल था दोस्तों, ऋग्वेदिक काल है वो मेनली यहाँ यूपी और इस बिहार, ये भारत का आप मैप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आने वाले वीडियोज़ में मैप को भी अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो ये दोस्तों यूपी का इलाका है और ये बिहार का इलाका है दोस्तों। इस पूरे इलाके को बोला जाता था गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। तो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो मुख्य बसावट थी या जो मुख्य इलाका था वो था गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र था दोस्तों, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। इस पूरे इलाके के अंदर ही सबसे पहले क्या हुआ, ऋग्वेदिक काल। यहाँ पर ऋग्वेदिक काल के अंदर अभी हम इसके बाद परिचर्चा करेंगे ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक काल है, 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है दोस्तों। अब जैसे ही 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में यदि हम पहुँचे तो इसी टाइम दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंदर 950 ईसा पूर्व के आसपास अंताजी खेड़ा यूपी, एक जगह है अंताजी खेड़ा यूपी, इस जगह के अंदर लोहे की खोज हुई दोस्तों। जैसे ही लोहे की खोज हुई तो जो पहले पुराने मेथड्स थे खेती करने के, जिससे हम हल फावड़ा और ये जो लकड़ी के बने होते थे, अब वो क्या होने, लोहे के बनने लगे। अब जैसे ही वो लोहे के बनने लगे तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो उत्पादन था उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अब जैसी बढ़ोतरी होने लगी तो लोगों के पास पैसा आने लगा, उनके अंदर वेल्थ बढ़ने लगी, उनमें समृद्धि आने लगी। और जब उनके पास पैसा आने लगा तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या होने लगा, राजा बनने लगे, छोटे छोटे कबीलों में राजा बनने लगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे ही किसी के पास ज़्यादा पैसा या उनके पास ज़्यादा पावर आती है तो उसको ये होता है कि मुझे इनसे थोड़ा अलग दिखना है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि भारत के अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे क्या बनने लगे, राजा बनने लगे। छोटे छोटे अलग अलग कबीले बने, कबीलों के साथ साथ छोटे छोटे राजा बने और इन्हीं राजाओं ने मिलकर आगे फिर क्या बनाए, छोटे छोटे जनपद बनाए दोस्तों। क्या बनाए, जनपद बनाए। ये छोटे छोटे क्या बने, जनपद। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा राजस्थान के संदर्भ में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जनपद क्या थे, राज्य क्या थे और महाजनपद क्या थे। दोस्तों यदि मैं बात करूं तो जनपद हम बोल सकते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर आज एक छोटा सा जिला है, जैसे मान लो कि एक जिला है, जैसे मान लो जयपुर है, तो अभी जयपुर है, ये एक पूरा जिला जो होगा ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक छोटा सा जनपद हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, जनपद हो जाएगा। अब यदि जयपुर से और 4-5 जिले आपस में मिल जाएं, क्योंकि उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरा एक स्टेट है हमारे पास, लेकिन अगर 5-6 जिले आपस में मिल जाएं तो फिर मिलकर क्या बन जाता था, महाजनपद। यानी बहुत बड़ा एक इलाका होता था, उसे क्या बोलते थे, महाजनपद बोलते थे। आगे दोस्तों हम परिचर्चा करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा महाजनपद काल। दोस्तों यही जो मैंने भी आपको परिचर्चा की है कि महाजनपद काल। अभी दोस्तों देखिए महाजनपद काल के अंदर 16 महाजनपद भारत के अंदर बने। कितने महाजनपद बने, 16 महाजनपद। दोस्तों आगे मैं अच्छी तरह से आपको 16 के बारे में अच्छी तरह से विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी सी परिचर्चा कर रहा हूं यहाँ पर कि हमारा जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है अगुत्तर निकाय, उसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। ये 16 महाजनपद दोस्तों अलग अलग महाजनपद थे। जैसे मगध इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था। जी हाँ दोस्तों, मगध जनपद जो था वो इस पूरे के पूरे महाजनपदों में से सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था दोस्तों। इसी तरह से अलग अलग जनपद थे दोस्तों, जैसे काशी था, कौशल था, मगध था, वज्जी था, वत्स था, कुरु था, पांचाल था, मत्स्य प्रदेश था। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे जो 16 महाजनपद है दोस्तों वो इन इलाकों में फैले हुए थे। ये पूरा का पूरा इलाका है, ये 16 महाजनपदों का इलाका था। अभी दोस्तों हम एक चीज़ नोट करते जा रहे हैं कि दक्षिण भारत से हमारे इतिहास का भी कोई इतना संबंध स्थापित नहीं हुआ है। हमारा जो मेन इतिहास है वो इसी सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों के आसपास के इलाके के अंदर ही हमारा इतिहास अभी तक घूम रहा है दोस्तों। ये 16 महाजनपद के इलाके का पूरा 16 महाजनपद का इलाका है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम बात करें इन 16 महाजनपदों के बारे में हम बाद में परिचर्चा करेंगे अच्छी तरह से, लेकिन अभी आपको सिर्फ टाइमलाइन के बारे में ध्यान रखना है कि कैसे कैसे टाइमलाइन चल रही है। उसके बाद दोस्तों जब महाजनपद बन गए तो इसी टाइम बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है मौर्य काल। मौर्य काल दोस्तों
2321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व का काल है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शुरुआत करी। उसके बाद बिंदुसार आते हैं, अशोक आते हैं, और उसके बाद अंतिम रूप से जो अंतिम शासक होता है इसका, वो आपको वृहद्रथ देखने को मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है शुंग काल, 184 से 75 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र शुंग जो वृहद्रथ के सेनापति थे, उन्होंने इनको हरा कर, या कह सकते हैं कि इनको मृत्युदंड देकर और खुद शुंग काल की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों आता है कण्व वंश, 75 से 30 ईसा पूर्व। एक बार टाइमलाइन समझे आप दोस्तों, एक एक टॉपिक के ऊपर हम आने वाले वीडियोस में अच्छी तरह से परिचर्चा करके आपको समझाएंगे। स्टार्टिंग से लगेंगे दोस्तों, पूरा इतिहास आपके सामने अच्छी तरह से रिपीट कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ रहा है हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश तो जो प्रथम शताब्दी और दूसरी शताब्दी के अंदर सातवाहन वंश का स्थान है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ रहा है हमारा अंतिम जो शासक थे सातवाहन वंश के दूसरी शताब्दी के अंदर, वो थे यज्ञश्री शातकर्णी। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यज्ञश्री शातकर्णी अंतिम शासक थे इस सातवाहन वंश के। उसके बाद दोस्तों आते हैं कुषाण काल। कुषाण काल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो एक शासक हैं वो हैं कनिष्क। 78 से 105 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। इनका जो काल है वो 78 से 105 ईस्वी का है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल की शुरुआत दोस्तों दूसरी शताब्दी के अंदर हुई थी। जी हाँ, दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंदर गुप्त काल की शुरुआत हुई थी। और श्री गुप्त ने गुप्त काल के जो इनके आदि पुरुष हैं वो श्री गुप्त हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग की थी, गुप्त वंश की स्टार्टिंग की थी, वो हुई थी 320 ईस्वी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 320 ईस्वी के अंदर जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम है, उन्होंने इस जो गुप्त जो वंश की जो मेन नींव है स्वतंत्र शासक के रूप में, वो उन्होंने रखी थी। गुप्त काल के ऊपर दोस्तों हम पूरी तरह से परिचर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। उसके बाद दोस्तों जो हमारा काल आता है वो आता है पूर्व मध्य काल या राजपूत काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है दोस्तों। गुप्त काल जैसे ही 550 के आसपास, या कह सकते हैं 6ठी शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ, अंतिम शासक भानुगुप्त माने जाते हैं। उसके अलावा उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि पूर्व मध्य काल या राजपूत काल आया। अब हम थोड़ा सा मैप पे चलते हैं दोस्तों। हमारे राजपूत काल ऐसे आया कि यहाँ पर अलग अलग राजपूत वंशज का क्या हुआ, अलग अलग वंश बने पूरे भारत के इस संदर्भ में। जैसे कन्नौज के अंदर घेड़वाल वंश बना, राजस्थान के इस पश्चिमी इलाके में गुर्जर प्रतिहारों ने अपना शासन स्थापित किया। उसी तरह से यहाँ पर परमारों ने, मध्य प्रदेश के पास परमारों ने शासन स्थापित किया। उसी तरह से अजमेर के पास चौहानों ने शासन स्थापित किया। उस तरह से दोस्तों अलग अलग इलाकों में यहाँ पर चालुक्यों ने ये चालुक्यों ने इस साइड में पश्चिमी इस इलाके में चालुक्यों ने अपना शासन स्थापित किया दोस्तों। इस तरह से अलग अलग यहाँ पर जो उत्तर भारत था, यहाँ पर अलग अलग जो राजपूत शासक हैं या अलग अलग जो राजपूत राजा थे वो निकल कर आए दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे परिचर्चा करते हैं। जैसे ही ये सारा का सारा बात हो गई, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है गुप्त काल के बाद पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल। दोस्तों 1192 के अंदर चौहानों के जो अंतिम शासक थे जिन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया था, वो मैं आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ एक टाइमलाइन को समझें। 1157 के अंदर तोमर वंश था, उससे दिल्ली को प्राप्त किया था विग्रहराज चतुर्थ ने, जो चौहानों के सबसे इंपॉर्टेंट शासक थे। बीसलदेव जिसका नाम था दूसरा। इनके जो अंतिम शासक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, जिनको हम पृथ्वीराज थर्ड भी न बोलते हैं। उनको मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया। किस में हरा दिया? तराइन के द्वितीय युद्ध में। और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत के अंदर क्या हुई, सल्तनत काल की क्या हो गई, स्थापना होगी दोस्तों। अब सल्तनत काल की जो शुरुआत होती है वो होती है 1192 से 1206 और 1526। दोस्तों ये मैंने दो डेट्स इसलिए लिखी हैं कि 1192 में जो भारत की शुरुआत हुई थी वो मोहम्मद गौरी ने शुरुआत की थी। और मोहम्मद गौरी हालांकि भारत में नहीं रहता था, उसने अपना एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे भारत में शासन करने के लिए छोड़ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों। और 1192 से भारत में सीधा शासन नहीं होता था। 1206 के अंदर दिल्ली को राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने वापस अपनी, और फिर 1206 में दिल्ली से ही प्रशासन भारत का क्या होने लग गया, सुचारू रूप से आगे बढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश में दोस्तों कई शासक हैं। 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, 10 से 34 या 10 से 36 कह सकते हैं इल्तुतमिश, 36 से 40 हरजिया सुल्तान। फिर दोस्तों बीच में 2-3 शासक आएंगे आपके सामने, वो भी इंपॉर्टेंट शासक हैं, उसके बारे में हम आगे परिचर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों 1266 से 86 बलबन का काल है। उसके बाद दोस्तों गुलाम वंश खत्म होता है। फिर खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के अंदर 1290 से 96
जलालुद्दीन खिलजी 96 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद में फिर 1320 में खिलजी वंश समाप्त होता है। फिर 1320 से 25 गयासुद्दीन तुगलक, 25 से 51 मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और फिर उसके बाद 4 शासक और आते हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड में बन जाते हैं दोस्तों। उसके बाद 1414 में इसकी समाप्ति होती है। इसके ऊपर दोस्तों हम अच्छी तरह से पूरी चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको टाइमलाइन में इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद सैयद वंश आता है दोस्तों 1414 से 1451 के बीच में। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी, और अंतिम रूप से 1451 के अंदर आलम शाह दोस्तों इनके अंतिम शासक थे। फिर लोधी वंश आता है दोस्तों 1451 से 89 बहलोल लोधी, 89 से 1517 सिकंदर लोधी, 17 से 26 तक इब्राहिम लोधी दोस्तों। फिर पानीपत का आप सब जानते हैं प्रथम युद्ध हुआ था 1526 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ था। और यहाँ पर 1526 के अंदर जो बाबर था उसने इब्राहिम लोधी को हराया, और भारत के अंदर क्या हुई, मुगल काल की स्थापना होगी दोस्तों। मुगल काल की जो स्थापना हुई दोस्तों 1526 से 1526 से 1707 दोस्तों जो मुगल काल की स्थापना हुई। इस जो स्टार्टिंग वाले को इसको उत्तर मुगल काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर मेन शासक आए हैं दोस्तों। मेन शासक इस तरह से आए हैं कि जिनका वर्चस्व रहा है। 1707 के बाद जो शासक थे जो 1857 तक रहे हैं उनका वर्चस्व नहीं रहा इतना। वो जो दिल्ली की गद्दी है वो अंग्रेज़ों के हाथ से धीरे धीरे अंग्रेज़ों के पास चलती गई, और मेनली जो मुगल काल की जो पावर है वो 1707 तक आते आते ख़त्म हो गई दोस्तों। अब अगर मैं बात करूँ 1526 से 1707 के बीच में दोस्तों, अब थोड़ा सा ध्यान दें। 1526 से 1707, 1526 से 1530 बाबर ने शासन किया, 30 से 40 हुमायूं को थोड़ी टाइम के लिए शेर शाह सूरी ने हराया था। उसके बाद दोस्तों ये वापस 1555 में युद्ध जीतता हुआ आया, और 56 में इसकी मृत्यु हुई पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर। फिर 56 से 1605 अकबर का काल है, 5 से 27 तक दोस्तों जहांगीर का काल है, 57 से 1707 तक दोस्तों औरंगजेब का काल है, 1659 से 1707 तक औरंगजेब का काल है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास आता है हमारे सामने 1757 से 1947। अब दोस्तों जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसमें हम अच्छी तरह से परिचर्चा करेंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे भारत में अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था। उसके बाद दोस्तों हमारा मेन टॉपिक आएंगे कि जैसे भारत की जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो हिस्सा है वो चलता है हमारा 1885 से लेके और 1905 तक का, फिर 1905 से लेके 1920 तक का, या 1919 भी कह सकते हो आप, और फिर 1919 से लेके 1947 तक का जो प्रथम काल है इसे हम उदारवादी काल कहते हैं। 1905 से 1919 के बीच को हम मेनली थोड़ा सा गरम दल का काल कहते हैं, क्योंकि लाल बाल पाल के अंडर में ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड रहा है। और जो अंतिम फेज़ है 1919 से 1947 तक का, इसे हम बोलते हैं गांधीवादी काल। तो इस तरह से भारत का पूरा संपूर्ण इतिहास पाषाण काल से दोस्तों शुरू होता है, और अंतिम रूप से हमारा 1947 तक का ये पूरा का पूरा इतिहास चलता है दोस्तों। आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक टॉपिक से सिंधु घाटी सभ्यता से हम इसकी शुरुआत करेंगे, यानी पाषाण काल से दोस्तों, और फिर उसके बाद में हम लास्ट तक हमारे 1947 जब हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर आखिरी जो हमारे देश की जो लास्ट 1947 तक का इतिहास है उसको हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाएं, और ये आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े और हम ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।